आप YouTube चैनल चला रहे हैं, आपका व्यू ही नहीं आएगा, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे तो। आपके चैनल को प्रो समाजवादी पार्टी या प्रो अखिलेश यादव चैनल का, क्योंकि मैं यादव हूँ, कोई भी 100% ना सही होता है ना गलत होता है। अजित मंजुम हैं या रवीश हैं या इनके जो समकालीन बहुत सारे लोग हैं, वो बस उनका एक ही तरह का एजेंडा मैं देखता हूँ। बी टीम क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में होती है, मीडिया में नहीं है बी टीम। कि विचार सुन के तो लगता है कि वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं। कि विजय गोयल 2 बंगलों का एक बंगला बना के रह रहे हैं और वो भी खाली नहीं कर रहे हैं। हमने जाके कैमरा सेटअप किया, अपने कैमरामैन को हमने बोल दिया कि भाई तुम बिल्कुल फुल रेडी रहना, किसी भी वक्त मामला खराब हो सकता है। जैसे हम बंगले पे आए वो एकदम से खड़े हो गए और गुस्से में उन्होंने बोला, मैंने आपको मना किया था, आपकी भी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा करियर पड़ा है, आगे जाना है आपको, और आप ऐसे सवाल करेंगी तो कैसे अपने करियर में आगे जाएंगी। न्यूज नशा शुरू हो गया था 6 साल पहले। प्रेस क्लब के पीछे रेल मंत्रालय जो है, वहाँ पूरी बटालियन की तरह खड़ी हो गई पुलिस आकर के। कर दिया। मैं फटाफट भाग के इधर मेन गेट पे आई, पुलिस वाले सारे मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं अंदर घुसी, पुलिस मेरे साथ अंदर घुस गई प्रेस क्लब के अंदर। ये बहुत बड़ी बात थी, इसे नॉर्मल नहीं लिया। हम लोग आ गए थे। हाँ, यूट्यूब चैनल से कितनी कमाई हो जाती है, मतलब रियलिटी कई बार मैं देखती हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स में दिखाई देती है, जर्नलिज्म से गायब हो चुकी है। देखिए, ये सत्ता है, इसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बहुत ही शानदार शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत, देश की जानी मानी पत्रकार, देश की चर्चित पत्रकार विनीता यादव जी। विनीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। आपका जन्म दिल्ली में ही हुआ और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने अपने पत्रकारिता की शुरुआत BAG फिल्म से पहले दूरदर्शन में की थी जी। IBN 7 में भी आप रही, फिर ABP वो न्यूज, चैनल 7 होता था पहले। हाँ चैनल 7 होता था, उसमें आप थी। फिर आपने न्यूज नेशन ज्वाइन किया। एक लंबी यात्रा के बाद आपने अपना YouTube चैनल शुरू किया है, जो कि बहुत ही चर्चित है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उसके, मिलियन से अधिक। अपने पत्रकारिता की इस यात्रा को आपने कैसे शुरू किया और क्या आपका अगला मुकाम है, हमारे दर्शकों को बताइए। जब आप अपने जीवन का एक बहुत लंबा हिस्सा जी लेते हैं, तब आप उसको पलट के देखते हैं कि आपने क्या क्या किया और आगे क्या मुकाम है। लेकिन जब आप वो जी रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आप बस कर रहे होते हैं। इस वक्त पे आने के बाद, जब आप 20 साल के बाद या 25 साल के बाद अपने करियर को देखते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि आपने क्या विजन रहा, आपके सही फैसले थे कि नहीं। तो जब मैंने शुरू किया था, आपने ठीक कहा, मैं दूरदर्शन से शुरू किया, फिर मैंने BAG फिल्म्स में काम किया। फिल्म, कौन सा ईयर था वो? ये 2001 में मैंने काम शुरू किया था। लेकिन क्या था कि जब मैं अपना मतलब ग्रेजुएशन कर रही थी, ग्रेजुएशन करते ही मैंने इमीडिएट काम शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था और कहाँ से किया था? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, रामजस कॉलेज से। तो फिलोसफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट भी था, तो फिलोसफी में मैंने मतलब आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स आल्सो देयर इन कॉलेज। फिर उसी के साथ साथ मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी था एक, मैं सुना देती हूँ आपको। हुआ ये था कि मेरे जो एक सीनियर थे, वो भी मीडिया में ही हैं, तो वो अब काफ़ी पढ़ के ना अपने फिलोसफी के नोट्स बना करके जाते थे और वो एग्ज़ाम देते थे। वो मुझसे 1 साल सीनियर थे। तो मैंने उनको बोला कि आपने तो दे दिए अपना एग्ज़ाम, आपको तो नोट्स वेस्ट हो गए होंगे, आप मुझे अपने नोट्स दे दो, मैं आपके नोट्स पढ़ लूँगी, मेरे भी काम आ जाएंगे। तो क्या हुआ, फर्स्ट ईयर के नोट्स मैंने उनसे लिए, आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स। सेकेंड ईयर लिए, फिर अगेन हाईएस्ट मार्क्स। तो वो बोले, मेरे नोट्स मैं बनाता हूँ, मेरे इतने नंबर नहीं आते, तुम्हारे नंबर कैसे आते हैं? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। और थर्ड ईयर में तो गजब ही हो गया, मैं कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ गई। और हुआ ये कि मैंने उनके कुछ घंटे पहले मुझे नोट्स मिले, एग्जाम से कुछ घंटे पहले मैं लाइब्रेरी में बैठी और मैंने जाके सब पढ़ा और मैंने जाके एग्जाम दिया और अगेन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। हुआ ये, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं तो आपका माइंड कॉमर्स में तेज है, मैथमेटिक्स में अच्छा है। जब आप साइंस लेते हैं तो आपका माइंड उस तरह का है। और जब आप
मतलब फिलोसफी ले रहे हैं या फिलोसफी में पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो फिलोसफिकल होता ही है आदमी शायद। वो आदमी थोड़ा फिलोसफर भी हो जाता है। तो मुझे लगता है मैं उस शायद मुझे वो आज मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में एक फिलोसफी लेके चली हूँ अलग तरह से, और वही जो एक आपकी वक्त अपनी एक फिलॉसफी है। एक वक्त के बाद में आप उसे कैलकुलेट कर पाते हैं कि हाँ मैं वाकई में इस साइड में हूँ, इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट इसलिए था। तो खैर मैंने दूरदर्शन से शुरू किया, मतलब मैंने कॉलेज के साथ इमीडिएट उसके बाद ही मैंने काम शुरू कर दिया था। तो मेरी मम्मी ये बात कहती हैं। इसके पहले कि हम आपके पत्रकारिता की इस जर्नी के बारे में आपसे बात करें, आप ये बताइए कि आप पत्रकारिता में आई कैसे, ये दिमाग में कैसे आया कि आपको पत्रकार बनना है? क्योंकि आपका जो फैमिली के बैकग्राउंड था वहां तो दूर दूर तक पत्रकारिता कोई मतलब नहीं था। बिजनेसमैन, यहाँ तक तो लैंडलॉर्ड आप लोग हैं, आपके पिताजी। तो ये आना कैसे हुआ? हुआ ये था कि यही जो मेरे सीनियर थे जिनसे मैं नोट्स लेके पढ़ लेती थी, उनसे हमने पूछा कि अब आगे क्या करेंगे। अब हम तो बिल्कुल उतना विजन हमारा था नहीं कॉलेज में। तो उन्होंने बोला मैंने एक जर्नलिज्म का एग्जाम मैं मतलब वो दे रहा हूँ, और फिर मैं उसमें मतलब हाँ वो जो एक एंट्रेंस होता है ना, तो उसके लिए। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर इसमें क्या करेंगे? कहते टीवी चैनल। तो क्या था कि उन दिनों आज तक और जी न्यूज ये चैनल हुआ करते थे, एनडीटीवी, स्टार न्यूज साथ में हुआ करते थे। तो वो इन्फ्लुएंस धीरे धीरे न्यूज का तो आने लगा था जी। वो चीजें तो आपके जहन में आने लगी थी, कुछ खबरें इस तरह से प्रेजेंट होने लगी थी, तो वो थोड़ा असर था। तो एकदम से क्लिक किया, मैंने कहा मुझे भी देना है, मैं भी करना चाहती हूँ। तो मैंने फिर अपना फॉर्म सबमिट किया। तो मेरी मम्मा ये कहती हैं कि मैंने 19 साल की उम्र से ही काम शुरू कर दिया था। तो 19 की एज से ही, मतलब मेरा जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ आई वाज 19 ईयर, और तभी मैंने काम शुरू कर दिया। मुझे तुरंत जॉब मिल गई पढ़ाई करते ही, मतलब मेरा बहुत लंबा कोर्स नहीं था, कम टाइम का था, लेकिन इमीडिएट मुझे जॉब मिल गई। उसके बाद दूरदर्शन मैंने किया। और मेरे घर में आपने ठीक कहा कि कोई भी जर्नलिज्म से नहीं है, आज भी नहीं है। हाँ अब मेरी भांजी बल्कि इनफैक्ट वो कर रही है, लेकिन वो स्टडी एकेडमिक साइड में ज्यादा है, मतलब उसमें नहीं है। एक जो है ना शोबिज मेन स्ट्रीम जो है वो नहीं है, उसमें नहीं है, लेकिन वो एकेडमिक साइड में है। तो अब पता नहीं मैंने उसे कितना इन्फ्लुएंस किया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस करने की एक वजह ये भी है, मेरी मम्मी बचपन में सलमा सुल्तान की तरह ना बहुत एक्ट करती थी। अच्छा। हाँ, और ये हम सुनते रहते थे। तो कभी कभी मैं उनको बड़ा ध्यान से ये बातें, तो घर में जब चर्चा होती तो ये होता है कि शायद मम्मी का इंटरेस्ट था, तो वो डेवलप होते होते मुझ में आ गया और मैंने उसे प्रोसीड कर लिया। लेकिन ये कि हाँ आप बातूनी भी बहुत थी। हाँ मैं किस्सा है। दरअसल हम मतलब मम्मी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हैं, कहते हैं कि कोई पंडित जी नहीं है जिनको छोड़ा होगा उन्होंने जानकारी लेने से। तो उन्होंने वो किसी एक पंडित जी ने बचपन में हमारी कुंडली देख के बताई थी कि ये मम्मी ने बोला ये क्या करेंगी बड़े होके, क्या बनेंगी? तो उन्होंने बोला ये बातें बहुत करेगी, वो बोलेगी है। तो मम्मी कहती है हम ये समझ नहीं पाए थे उस वक्त, मतलब बातें बहुत करेगी तो ये क्या जर्नलिस्ट बन जाएगी, नहीं पता था। हम सोचे थे बस बातें करेगी और क्या है, लेकिन आज पता लग रहा है कि भाई ये बातें कर रही है, मतलब ये जर्नलिज्म मतलब अपना बातों से ही कमा रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिचुएशन टीवी का तो जो बिजनेस है और टीवी की जो पत्रकारिता है तो बातों से ही है। अगर आपके अंदर बोलने की कला है तो आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बोलने की कला नहीं है तो आप जर्नलिस्ट कैसे हो सकते हैं, वो भी टीवी में। बिल्कुल, तो टीवी में तो बहुत जरूरी है आपके पास शब्द हो, आपके पास बोलने की स्टाइल हो, अपनी स्टाइल हो, तो वो सारी चीजों की मलिका हैं आप। यानी मैं मानती हूँ कि जहन में आपकी सारी जानकारी होती है, फिर ताना बाना बुन के उसको अच्छा प्रेजेंट कर दो, दैट इज ऑल देयर। तो फिर आप बीएजी में? हाँ, फिर मैं बीएजी में मैंने काम किया वहां पर, पोल खोल, रेड अलर्ट, सनसनी, मैंने इसमें काम किया। रेड अलर्ट जो था वो इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड था, वहां से मैंने अपना इन्वेस्टिगेटिव करियर शुरू किया। करियर तो शुरू पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का करियर शुरू हुआ। मैंने एंकर किया था डीडी भारती में, फिर उसके बाद बीएजी में भी 1-2 एपिसोड का मुझे मौका मिला करने का। तो बीएजी कुछ खास चैनल के लिए प्रोग्राम बनाता था? स्टार न्यूज लॉन्च हुआ था तब, तो मैंने स्टार न्यूज के लिए काम किया था। जी हाँ। तो स्टार न्यूज की लॉन्चिंग टीम में हमने रेड अलर्ट, पोल खोल, सनसनी, ये तीनों में मतलब एक अहम भूमिका कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने काफी रिपोर्ट्स की थी। बीएजी फिल्म्स उनके लिए काम करता था? बीएजी फिल्म स्टार के लिए काम कर रहा था। और आप बीएजी फिल्म्स की? ये 3 कार्यक्रम बना रहे थे और तीनों कार्यक्रम में मैं काम कर रही थी। सनसनी तो बहुत चर्चित हुआ था। हाँ, सनसनी बहुत चर्चित हुआ था। पोल खोल बहुत चर्चित हुआ था। बहुत चर्चित हुआ था। पोल खोल का मुझे एक किस्सा याद है।
हुआ ये था कि मेरे जो उस वक्त बॉस थे अजीत अंजुम, उन्होंने कहा कि एक नंबर तुमको दे रहे हैं, विजय गोयल का है ये नंबर, और इनको फोन करके एक स्टोरी करनी है जाके। ये हमारा फोन नहीं उठा रहे, लैंडलाइन भी नहीं उठा रहे। विजय उस वक्त गोयल उस लैंडलाइन समय किस पोस्ट पे थे? विजय गोयल उस वक्त क्योंकि सरकार गई थी तो मंत्री थे, तो दो बंगलों को जोड़ के अटल बिहारी जी की सरकार में, तो दो बंगलों को जोड़ के एक घर बना हुआ था उनका। तो वो जितने लोग के बंगले, आज की तारीख में बंगले बहुत देर तक खाली नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त हमने स्टोरी की थी, क्योंकि स्टोरी ढूंढते थे ना, तो स्टोरी निकाल ली थी इसी बात पर कि विजय गोयल दो बंगलों का एक बंगला बना के रह रहे हैं और वो भी खाली नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई लोगों से बात हुई थी उस दौरान। मैंने साहिब सिंह वर्मा से भी बात की थी, तो साहिब सिंह वर्मा ने बड़े अच्छे से बैठा के हमें समझाया था कि देखो बेटा, ऐसा है, ये मेरे समधी का घर है, मैं उस घर में रहता हूं और उन्होंने अपनी मर्जी से हमें यहाँ रखा हुआ है, तो हमारे पास था, ये अब उनके पास चला गया है। ऐसे करके उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया, हमें बर्फी खिलाई और ये बोला कि इसमें रिपोर्ट मत करना। लेकिन हमारी रिपोर्ट तो होती थी, और उस वक्त जलवा ही अलग था, उस वक्त तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, रिपोर्ट तो जानी थी। बोल देता हाँ नहीं बता, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट जाती थी, रिपोर्ट जाती थी। तो विजय गोयल के यहाँ पर मैंने फोन करके बात की, उन्होंने फोन उठा लिया मेरा, और फोन, मोबाइल फोन उस वक्त धीरे धीरे शुरू हुए थे। मुझे पता, मेरी पहली तनख्वाह से मैंने मोबाइल फोन खरीदा था, नोकिया का एक मोटा सा इस तरह का फोन आता था ब्लू कलर का। तो मैंने फोन किया उनको, लैंडलाइन से उठाने थे, मैंने अपने फोन से फोन किया और उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। उनको हमने ये नहीं बताया कि हम पोलखोल से आए हैं कि हम कहाँ से आए हैं। हमने जाके कैमरा सेटअप किया, अपने कैमरामैन को हमने बोल दिया कि भाई तुम बिल्कुल फुल रेडी रहना, किसी भी वक्त मामला खराब हो सकता है, अपना तार लपेटना, कैमरा सेट करना और भाग लेना, मतलब तुम्हें रुकना नहीं है उस वक्त, अगर कुछ आगे पीछे बात हुई तो। बहुत स्मार्टली पहले मैंने 3-4 क्वेश्चन इधर उधर के किए। वो बहुत मेंटली प्रिपेयर थे कि मुझे बंगले का सवाल ना कर ले, क्योंकि उनको बार बार पिच किया जा रहा था ऑफिस से, बात टाल रहे थे। नहीं, उन्होंने पहले बोला था मुझसे, आप क्या सवाल करेंगे बता दीजिए। मैंने कहा नॉर्मल सवाल है, कुछ ऐसा नहीं है। 3-4 सवाल हमने किए, फिर आगे हम बंगले पे। जैसे हम बंगले पे आए, वो एकदम से खड़े हो गए और गुस्से में उन्होंने बोला, मैंने आपको मना किया था, आपकी भी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा करियर पड़ा है, आगे जाना है आपको, और आप ऐसे सवाल करेंगी तो कैसे अपने करियर में आगे जाएंगी? मुझे भी आगे जाना है, और तो आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, और ये और वो। तो मैं जब तक मामले, क्योंकि मैं कैमरामैन को पहले समझा चुकी थी, ये कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो वो तो फटाफट बात करते करते मैंने भी केबल खींची और उनको दिया कैमरामैन को कि तुम मतलब उठाओ, हाँ तुम कैमरा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैमरा चला जाए, उसमें से हम तो कोई दिक्कत नहीं, फुटेज है वो रह जाए, हम तो चले ही जाएंगे, फुटेज सेफ होनी चाहिए। तो मैंने कैमरामैन को बोला था कि भाई तुम ये इसको सेट कर लेना। जैसे वो चिल्लाने लगे और तार को ऐसे फेंका और इधर उधर उन्होंने मतलब खड़े हो गए, तो मैंने कैमरामैन को बोला तेरे को जितना शॉट, मतलब मैंने पहले समझा चुकी थी, जितना शॉट मिले ले लेना और निकल लेना। लेकिन थैंकफुली हम निकल गए थे, हमें बड़ा अच्छा शूट मिला। याद है आपको बंगला नंबर कौन सा था, किस रोड पे था? बंगला नंबर मुझे याद नहीं है, 20 साल से ज्यादा पुरानी बात है ये, मतलब वैसे रास्ता बता सकती हूँ मैं, ये मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नंबर्स मुझे याद नहीं रहते, लेकिन जिस जगह पर मैं कई साल पहले गई होती हूँ उसका रास्ता मैं बता सकती हूँ, चाहे किसी देश की बात हो चाहे अपने देश की बात हो। तो फिर हम वो स्टोरी शूट करके आ गए, लेकिन उसी वक्त में गिल साहब भी थे, आपको याद होगा, उनका बंगला भी था, उस पर कोई और रिपोर्टर गई थी, उनको तो बिठा लिया था रिपोर्टर को और उनकी फुटेज रख ली थी, मतलब जैसे कहते हैं ना हॉस्टाइल कर लेना, उन्होंने छोड़ा नहीं था रिपोर्टर को, कई घंटों तक बिठा के रखा। तो टचवुड मेरे शूट्स में ना ज्यादातर ऐसा हुआ था कि मैं कभी पकड़ी नहीं गई। मैंने इन्वेस्टिगेशन बहुत किया, लेकिन आपने टेकअप किया, हाँ इन्वेस्टिगेशन बहुत किया, लेकिन कभी पकड़ी नहीं गई। आपने स्टिंग बहुत किए हैं। हाँ, मैंने लगभग 66 स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं और 66 कई साधुओं को बेनकाब किया है आपने। और साधु मुझे 50 लाख रुपए देके महामंडलेश्वर बना रहे थे। कौन? उनकी मौत हो चुकी है अब, ही इज नो मोर। प्रज्ञानंद। अच्छा। हाँ, अच्छा, ये महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद साकेत में दिल्ली में बैठते थे। अच्छा। उन्होंने अपने घर जहां वो बैठते थे वहां अंदर एक खुफिया कमरा बनाया हुआ था, गुफा टाइप का, वो भी दिखाई उन्होंने मुझे। वो ऑन एयर कभी आ नहीं पाया, आपके इस माध्यम से मैं बता रही हूँ उस जानकारी के बारे में। एबीपी न्यूज के लिए मैंने काम किया था, वो ऑन एयर नहीं जा पाया क्योंकि पूरा होने से पहले कुछ मतलब पहचान लिया उन लोगों ने मुझे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ,
एक कोई एक्टर वहां आए थे, उन्होंने बोला अब तो विनीता यादव हो। मैंने बड़ा एक्ट किया, नहीं नहीं मैं तो साध्वी हूँ और ये सब। ये तो आप साध्वी बन के गई मैं थी। साध्वी बन के गई थी। मैं देहरादून में कोई एक बड़े परिवार की इकलौती लड़की, बड़ा बंगला है मेरे पास और मैं उसे दान देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये धर्म कर्म में लग जाए। और मैं वहां BMW मर्सिडीज से जाके उतरती थी, ऑफिस ने दी थी मुझे गाड़ियां और नोट दिए थे 100-100 के सबको। करने वहां के पे लिए। जो बाहर बेचारे भीख मांग रहे थे सबको 100-100 रुपए के नोट बांट रही हूँ मैं। क्यों बांट रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है यहाँ कैमरा लगा हुआ, अंदर प्रज्ञानंद जहाँ बैठे हैं वो देख वहां रहे से देख रहे हैं कि मैं किस गाड़ी से उतर रही हूँ। उसी स्पॉट पे मैं गाड़ी रोक रही हूँ, उस गाड़ी से उतर रही हूँ, फिर 100-100 के नोट वहीं खड़े होकर बांट रही हूँ किस सन की ताकि वो बात? मुझे देख रहे हैं। कौन सी ईयर की बात है? ये बात होगी 2015-16 की बात होगी है। ओके। 16 की बात होगी। फिर उन्होंने मुझे तो बोला, आपने साड़ी वाड़ी पहन के सैफरन साड़ी पहन रखा था आपने। सैफरॉन तो नहीं पहनी थी, हाँ। साड़ी वाड़ी पहन के जाते थे। हाँ। उन्होंने अपनी एक रुद्राक्ष की माला हमें दे दी थी ऑफिस वालों कि ने? हाँ, नहीं प्रज्ञानंद जी ने, अच्छा, उन्होंने दिया था। कि ये एक बड़ी हैवी थी, कई किलो की। तो हमने उनको वापस की। हमने कहा पता नहीं ना शूट के दौरान कल को जब चीज एक्सपोज हो जाएगी तो कह देंगे कि चोरी कर लिया है। बिल्कुल। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का। तो हमने उसी वक्त उनको लौटा दी थी उन्हीं के कैमरों में, क्योंकि मुझे पता था उनके सामने जैसे वॉल है ना, सामने वॉल पर कई कैमरों का आउटपुट दिखता है ना स्क्रीन में। तो उनकी बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उसमें नहीं तो नहीं 15-20 कैमरों का आउटपुट दिखता था। तो मैंने उस हर कैमरे के एंगल को देख लिया था कि कौन कौन से कहाँ कहाँ ये कैमरास लगे हुए हैं। तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे वहां एक्ट करना है। पहले मैं वहां जाके मंदिर में बैठ के कई दिन तो मैंने बैठ के बस पाठ किया और ये किया वो किया। मिली नहीं उनसे? मिली नहीं। पहले तो मैंने वहां सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाई। फिर मैं ऊपर गई इनसे मिलने के लिए, महामंडलेश्वर जी से मिलने, कि मैं कई दिनों से आपको देख रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ। और पूजा पाठ का जीवन हमारा खुद पर्सनल भी रहा है। मेरी मम्मी ने घर में मतलब बहुत पूजा पाठ हम मतलब मानते हैं हर तरह से। ईश्वर के हर पाठ मुझे आते हैं। आप मतलब मैं यहाँ उसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन ये कई बार चीजें बड़ा बुरा लगता है कि इसका भी इस्तेमाल हो गया, क्योंकि मुझे पाठ आते थे, मैं खुद अपनी पूजा में करती थी। तो जब उन्होंने मुझसे पाठ पूछे तो मैं तुरंत पाठ सुना दिए। जब पाठ पूछा उन्होंने पूछा, मैंने सुना दिया। वहां पर जिनसे हमने दीक्षा ली है राम शरणम में, तो गुरुजी का वहां पे अमृतवाणी होती है। अमृतवाणी बहुत मोटी किताब है पाठ के हिसाब से, तो मुझे पूरी मुंह जबानी याद थी, है ना। चाहे चालीसा हो, चाहे बगला मुखी स्तोत्रम हो, सब मुझे याद था। तो उन्होंने जो पूछा मैंने सुना दिया। तो उनको लगा ये साध्वी मतलब भक्त है कुछ। दूर दूर तक आपने कोई जर्नलिज्म शंका नहीं रहने दी कि आप जर्नलिस्ट हो और स्टिंग करने आई हो? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पर्स में कैमरा था, उनको नहीं पता था, उनको अंदाजा भी नहीं था। और कैमरा का तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप अभी मेरे आंखों पे पट्टी बांध दीजिए तो मैं आपको फ्रेम बना के दिखा सकती हूँ। मतलब इतना एक्सपर्ट हो गई थी मैं स्पाई कैमरा को शूट करते करते। मतलब स्पाई कैमरा की जनरेशन आती गई और मैं लगातार उस जनरेशन के दौरान, आप समझिए कि मैंने 19 साल स्पाई शूट किया। तो 19 साल में कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। मैंने हर टेक्नोलॉजी में शूट किया है स्पाई का, तो मुझे हर एक चीज मालूम है उसमें। तो अल्टीमेटली आप कामयाब हुई उनको शूट फिर करने हाँ, में? उनको हाँ मैं बता रही थी, उनकी गुफा जो थी उस गुफा में बहुत महंगे परफ्यूम्स रखे थे। अच्छा, आप उनके गुफा तक पहुंचना चाहती थी? नहीं, वो तो खुद ही ले गए गुफा ले तक। गए? पहुंचना क्या, हमें तो स्टिंग किस बात का करना हम चाह इसलिए रहे कर रहे थे कि वो हमसे पैसे लेके हमें महामंडलेश्वर बना रहे थे? हैं। ओके ओके। वो चीज हमारी रिकॉर्ड भी हुई थी। खैर, हाँ हाँ। महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया हम बस ये चाह रहे थे कि मुझे बकायदा पूरे संस्कार के साथ महामंडलेश्वर बना दे, तो वो हम एक्सपोज करते। बाकी पैसे की बात तो मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी, सब रिकॉर्ड कर लिया था। 50 लाख मांग हाँ, रहे थे। वहां पे उनकी एक चेली कहते हैं क्या, शिष्या विभानंद गिरी भी थी। उन्होंने हमको हमारे बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और पता किया। कहीं उनको ये डर लगने लगा कि कहीं हमारी संपत्ति ना ले जाए प्रज्ञानंद जी की। तो हम अपनी संपत्ति दे रहे थे, उनको लगा देने वाले कितने लोग होते हैं, कहीं ले ना जाए। तो उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, हमारे बारे में सारी जगह पता किया। फिर कुछ इन लोगों के सोर्सेज भी बड़े कनेक्टेड होते हैं, तो ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली मुझे पता लगा। फिर मेरा फोन ट्रैकिंग हो रहा है, IB के कुछ ऑफिसर इनके टच में थे, तो फिर उनसे मेरा फोन ट्रैकिंग करा रहे थे। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे आगाह किया तुम थोड़ा ध्यान रखो। तो हम तो ऑफिस के लिए काम करते थे, किसी की चवन्नी हमने ली नहीं थी। हमें क्या ही फर्क पड़ता है, कोई क्या ही शूट कर लेगा। आपको तो मालूम भी, एक बार मेरी गाड़ी पर अटैक हुआ था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है, कोई क्या कर लेगा। हमने जब तक मैं गलत नहीं हूं
तो कोई कुछ भी मेरे पीछे कोई आईबी लगाए, कुछ भी मेरा फोन ट्रैक करे, क्या फर्क पड़ता है। तो फिर उसमें ये स्टोरी हमने की थी। दिलचस्प बात ये थी कि ये मैंने एबीपी के लिए की थी, और कुछ दिनों के बाद ये बाबा जी हमारे चैनल में स्टूडियो में बैठ करके ज्ञान दे रहे थे। मैं क्या कहूं, मैं सच बता रही हूँ, मैं छोड़िए। फिर उसके नहीं, तो बाद वहाँ आमना सामना हुआ आपका जब वो नहीं, क्या? मेरा आमना सामना नहीं, मेरा खून खोल गया। मुझे फोन पे पता चला कि हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मेरा खून खोल गया। ये कैसे बैठे हमारे स्टूडियो में, इनके साथ ये कैसे बैठ सकते। मैंने फोन किया ऑफिस को, मैंने कहा इनको क्यों बुलाया गया है, इनका मैंने स्टिंग किया कुछ वक्त पहले, ये ऑफिस में कैसे बैठ सकते हैं, स्टूडियो में ज्ञान दे रहे हैं, ये आदमी भ्रष्ट है, हमको तो मालूम है ना ये भ्रष्ट है, क्यों बिठाया। यानी कि सेटिंग गेटिंग बाबा ने कर लिया। लेकिन इसके बाद अब सेटिंग की नहीं की मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। पॉइंट नहीं, आप इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन लेकिन आपके चैनल ने नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे जो इमीडिएट बॉस थे उस वक्त, ही वाज वेरी सिंसियर पर्सन टू वर्क विद। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकती। बॉस सकती। के ऊपर भी तो बॉस होंगे। अब वो उस लेयर में कौन सा बॉस क्या करेगा उसकी गारंटी तो मुझे नहीं है, क्योंकि जिसका आपने स्टिंग किया, स्टिंग में कामयाबी मिली आपको, और फिर वो स्टिंग चला भी नहीं, ऑनर नहीं गया, और फिर वही बाबा आकर के आपका गेस्ट बन करके प्रवचन दे रहा है। हाँ, तो बात तो सब कुछ क्लियर है, पानी की तरह, दूध का दूध पानी का पानी अलग जैसा मुझे समझ आया आपको भी आ रहा है, बिल्कुल, और हमारे बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है, हमारे दर्शकों को भी समझ आ रहा है। फिर इसके बाद वो बाबा जी मुझे फिर टकराए। मैं न्यूज नेशन ज्वाइन किया था। न्यूज नेशन में कुछ बाबाओं के साथ मुझे वो करना था, एक धर्म संसद की तरह डिबेट शो करना था। तो जब मैं वो डिबेट करी तो मैंने देखा वो बाबा जी भी बैठे हैं। मैंने पहले बोल दिया, मैंने कहा इनको हटा दीजिए, इनका मैं पहले स्टिंग कर चुकी हूँ, इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है मेरी नजर में। जो मुझे ही 50 लाख रुपए मेरे से लेके मुझे महामंडलेश्वर बनाने जा रहा था, जिसकी गुफा में मैंने तमाम चीजें देखी, उसके मैं धर्म की क्या बात करूं उससे। बिल्कुल सही बात। उनके महंगे महंगे परफ्यूम्स, विदेशी शौक उनके सब देखे मैंने उनकी गुफा में, उनसे मैं क्या धर्म की बात करूं। वो किस आंख से आंख नहीं मिला, और उनकी नजरें झुक गई। बड़ी बात ये थी, बाबा जी की नजरें झुक गई। मतलब बहुत उम्र थी उनकी, 80 पार थी। तभी यह हाल था, तब ये हाल था। खैर, तो ऐसे बड़े कई दिलचस्प किस्से हुए मेरे स्टिंग के दौरान। तो इसमें एक के ऊपर एक स्टोरी पर तो मैंने किताब भी लिखी है जो पब्लिश होगी जल्दी, जिसका जिक्र आप अक्सर करते हैं कि पता नहीं कभी आएगी किताब, लेकिन वो वाइफ स्वैपिंग इन रूरल इंडिया में है। माय गॉड। हाँ, मतलब पति अपनी पत्नियों की अदला बदली करते हैं अपने शौक के लिए, लेकिन यहाँ पर उनका दोगला रवैया है। अगर किसी को जरूरत है तो वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी जा सकता है, एडल्ट्री भी है, सारी चीजें, लेकिन वो यही क्यों करते हैं, सवाल ये है। ये रूरल इलाके की बात है, सोनीपत, रोहतक, अलवर, मेरठ, हल्द्वानी, ऐसी लोकेशंस की बात है। आपने स्टिंग किया? हाँ, मैंने इन सबका स्टिंग किया था, और मैंने ये जानना चाहा था कि हमारे समाज में ये सोच जो है वो क्यों है, कैसे है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती थी कि खैर ये किताब में पढ़ने को मिलेगा कि ये लोग जैसे लड़की ढूंढने निकलते हैं, ऐसे वाइफ स्वैपिंग के लिए वाइफ ढूंढने निकलते थे। मतलब ये बहुत दिलचस्प कहानी है, इस पे मतलब लंबी चर्चा हो जाएगी वरना। तो कई किस्से इस तरह के रहे, जैसे ऑपरेशन कश्मीर मैंने एक बार किया था स्टिंग में। तो ऑपरेशन कश्मीर में मैंने ये था कि लड़कियां कश्मीर से दिल्ली आती हैं फ्लाइट से सुबह, दिन में प्रोस्टिट्यूशन का जो भी उनको पैसा मिलता है वो करके शाम की फ्लाइट से चली जाती हैं, और कॉलेज टाइम में ही वो ये सब कर लेती हैं। ठीक है, दिन में दिल्ली और मुंबई आती हैं कश्मीर की लड़कियां। तो ये मुझे लूप किसी ने दिया, ये मैंने किया था IBN 7 के लिए। किसने मुझे लूप दिया, उसने एक लड़की से मुझे मिलाया, फिर वो पीछे हट गया। उसने बोला कि अब ये लड़की आगे बात नहीं करेगी। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी, अब मैं ऑफिस में इंफॉर्मेशन दे चुकी थी। अब यहाँ तो ये होता है ना कि ऑफिस में बता दिया आपने खबर, और आप नहीं कर पाए तो ऑफिस कहेगा आप क्या खबर लेके आते हैं, आपने साइन कर लिया और आप दे नहीं रही हैं, आप होमवर्क करे बगैर आगे थी। इसका मतलब आपने कुछ चेक नहीं किया। मतलब ऑफिस में एक अलग तरह की पॉलिटिक्स होती है जो आपको चैलेंज देती है, जिसमें आप को प्रूफ करना है नहीं करना है, या आपने सोचना है। तो मैंने कहा, उस सोर्स को मैंने पूछा, मैंने कहा सुनो, ये कंफर्म है तुम्हें कि ऐसा होता है, झूठ नहीं निकलना चाहिए? तो उसने बोला ये पक्का है। फिर मैंने खुद उस पूरी स्टोरी को वर्किंग किया। मालवीय नगर में मैंने एक लेडी ढूंढी, फिर उसने मेरे को कश्मीर से आने वाली लड़की मिलाई, सारी चीजें, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। फिर उसके बाद मैंने कैसे
मतलब फिर मेरे ऑफिस ने बोला कि जब मैंने दिल्ली का पूरा शूट कर लिया तो उन्होंने बोला ऑपरेशन कश्मीर नाम है और कश्मीर नहीं गई। तो मैंने कहा अरे, तो ये तो शुरू में बताए थे ऑपरेशन कश्मीर के लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। फिर मैंने वहां से कश्मीर में लाइन अप किया। फिर वहां मुझे 2 ऐसे बंदे मिले जो कुछ टाइम मतलब कुछ दिन पहले ही सरेंडर किए थे। वो देवर इन टेररिस्ट ग्रुप। तो मैंने श्रीनगर में, और मैंने उनका शूट जो था मेरा वो मतलब किया था, स्पाई किया था उनको। तो वहां पर बैठ करके करना, मेरे ऑफिस से लगातार कॉल आ रहे हैं, मेरे सीनियर थे तब प्रबल प्रताप सिंह जी, तो वो कह रहे हैं कि वापस आओ, तुरंत वापस आओ। मैंने कहा आपने 3 दिन दिए, 3 दिन से पहले नहीं आऊंगी मैं। अब मैं 3 दिन में अपना सच जो भी मेरे को रिकॉर्ड होता है लेके आऊंगी। फिर उन्होंने मुझे एक लेडी से मिलवाया जो मेरे रूम में तो आई, होटल रूम में ही मैंने बुलाया था, लेकिन उसने बुर्का ऐसा पहना हुआ था जिसमें से आंखों की यहाँ भी जाली थी। उस जमाने में कई लोग फेक स्टोरी शूट कर लिया करते थे, जेंट्स भी लेडीज बन के बुर्का पहन कर। तो ये मैंने कभी नहीं किया। एनीवन कैन चेक माय फैक्ट। तो मैंने उस लेडी को, मैंने कहा ये कैसे बात करेगी, फिर उसने मुझे डल लेक पे बुलाया। डल लेक पे शिकारे में बैठ के उसने बात की। उसे लगा यहाँ कुछ कोई सुनेगा नहीं, बट कैमरा तो मेरे पास था। ताहिरा नाम था उस महिला का। उस महिला ने ब्यूरोक्रेसी कैसे वहां पर लड़कियों की जिस्म फरोशी में इन्वॉल्व है ये भी बताया, और वहां से लड़कियां दिल्ली आती हैं सब बताया। तो मेरी ये स्टोरी ऑपरेशन कश्मीर इस्तेमाल कर रही थी। हाँ, तो ये मैं फिर मतलब मैंने आके स्टोरी ऑन एयर की। दिस वाज माय लास्ट स्टोरी विद IBN 7। तो उस वक्त में मैं मतलब इतनी ज्यादा अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में चली गई कि आज के जमाने में मुझे एहसास होता है कि एक अलग दुनिया थी वो, जिसमें मेरे दिल्ली में मैंने कई रेड की। पुलिस का इंतजार कभी नहीं किया। जब मैं रेड करती थी पुलिस तो खराब कर देती थी, पुलिस में तो विश्वास ही नहीं होता था मुझे। मैं हाथ जोड़ती थी, मैंने ऑफिस को बोलती थी पुलिस के साथ मुझे मत भेजिए, मेरा शूट ही पूरा नहीं हो पाएगा। मैं पूरा शूट कर चुकी होती थी कि मतलब मैंने प्रूफ ले लेती थी मैं, पर रेड करके हम ये दिखाते थे, एक तो एक्शन होता था फ्रेम के अंदर, दूसरा ये होता था कि हमने स्टोरी को पूरे अंत तक पहुंचाया पुलिस की मदद से। पुलिस मदद ही नहीं करती थी, पुलिस पहले जाके भगा देती थी सबको। ये अंदर रैकेटिंग इन्वॉल्व होती है, तो हम सब जानते ही हैं, वो तो मिले रहते हैं लोग, सब मिले रहते हैं। तो मैंने बहुत माइनर लड़कियां बचाई, और उसमें भी बड़े किस्से थे, कैसे कैसे पुलिस वालों के साथ भी जबरदस्त किस्से थे। पुलिस वाला एक मुझे आगे पूछता है कि एक जगह पे हमने रेड की, ईस्ट ऑफ कैलाश में, लेविश फ्लैट था, वहां पे 6 माइनर लड़कियां मैंने बचाई थी उस दिन। तो वो आके कहता है कि पुलिस वाला मुझे आपको साइड में आके मुझे साइड में ले गया, कहता है ये लूप आपको किसने बताई, टिप किसने दी आपको। SHO था वो, लेकिन वहाँ जो DCP थी उस वक्त, जो DCP थी वो शी वॉज वेरी गुड, उसने कॉपरेट किया। सिर्फ वही एक रेड सक्सेसफुल हुई थी उस लेडी की वजह से, वरना कभी कोई नहीं हुई। तो मैंने कहा ये टिप मुझे उन्होंने ही दिया जिन्होंने आपको भी दिया था, आप यहाँ मजे ले रहे थे, हमने काम कर दिया। यही सच तो, ये तो करते ही हैं लोग। मतलब रियलिटी कई बार अब मैं देखती हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स में दिखाई देती है, जर्नलिज्म से गायब हो चुकी है। हम उसी को रिकॉर्ड किया करते थे, उसी को रिकॉर्ड किया करते थे, हमने उसी को रिकॉर्ड किया और हमने जिया उन स्टोरीज को। खूब मजा आया, मतलब जैसे कि खूब मजा आया। मैंने व्यापम कवर किया। व्यापम तो मैं तब हम साथ में प्रेस क्लब में भी थे, इलेक्टेड कमेटी में। और व्यापम पे मुझे याद है कि मेरे ऑफिस से फोन आता है कि जब अक्षय की डेथ हो गई थी, आज तक का जो रिपोर्टर था, व्यापम कवर करने गया था, तो तब मैंने कहा था कि अक्षय की जब डेथ हो गई थी, मैंने कहा था कि मेरे ऑफिस से फोन आया कि देखो अभी कोई पत्रकार नहीं जा रहा है मध्य प्रदेश कवर करने, तुम जाना चाहती हो, तुम चाहो तो मना कर सकती हो, क्योंकि सबने हाथ खड़े कर दिए। आई सेड आई विल गो। मैं गई। उसी वक्त मैंने उनका वो एक कॉन्डोलेंस का हम बना रहे थे लेटर प्रेस क्लब में रात में, और सुबह मैं फिर निकल गई थी। फिर हमने व्यापम कवर किया था, केदारनाथ वाला कवर किया, नेपाल अर्थक्वेक कवर किया। मुझे अर्थक्वेक से बहुत डर लगता है, फिर भी मैं अर्थक्वेक कवर करने गई थी, जस्ट टू जैसे कहते हैं ना, अपने ही डर का सामना करने की। तो वो आप ये ऐसा प्रोफेशन है ना, आपको डिफरेंट चीजें एडवेंचर करने को देता है, मजा तो आता है। आपने जो स्टिंग बताया अभी वाइफ स्वैपिंग वाला, ये तो बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि हायर सोसाइटी में तो ये सुनने को मिलता था और स्टोरीज भी आती थी। हम डिफेंस जर्नलिज्म कर रहे थे तो इंडियन नेवी में भी एक किस्सा ऐसा आया था वाइफ स्वैपिंग का। लेकिन जब आपने बताया कि राजस्थान के और हरियाणा के गांव में इस तरह की घटना आपने शूट की है, तो बहुत ही आपको आश्चर्य नहीं हुआ ये कितना? नहीं, बहुत। मुझे लग रहा था कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है इसको शूट करते करते। 10 महीने काम किया था मैंने इस पर, तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी का कोई रिश्तेदार ना मिल जाए कहीं।
ये जो आम परिवार हमारे आसपास सब है ना, मतलब मेरा विश्वास उठ गया था इसे शूट करते करते। मेरी उम्र क्या थी, 25 साल की थी मैं, तो मेरा विश्वास उठ गया था ये देख करके कि रिश्ते के मतलब ये हैं क्या। तो वो फैमिली में ही ढूंढते थे? नहीं नहीं, हाँ। बिल्कुल अननोन, अननोन। वैसे ये लोग अपने बच्चों की शादी उसी कास्ट में करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, और खुद वाइफ स्वैपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं दूसरी कास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉनवेज नहीं खा, अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता है तो वो उसमें कह रहे हैं नहीं नॉनवेज नहीं खाने वाले होने चाहिए वो कपल। संस्कारी होने चाहिए, संस्कारी होने चाहिए, संस्कारी। ये कुछ संस्कार में भी संस्कार देखा आपने। तो ये मैंने सब अपनी किताब में लिखा है। किताब कब तक आ रही है आपकी? हमारी शुभकामना पहले स्वीकार कर लीजिए एडवांस में। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी उम्मीद कर रही हूँ मेरी किताब आने की, क्योंकि वक्त मुझे मिला नहीं बहुत सारी चीजें करते हुए, क्योंकि न्यूज नशा शुरू हो गया था 6 साल पहले। हाँ, तो मैं उसमें बिजी हो गई थी, फिर उसकी वजह से किताब पे काम कम कर पाई। आप मुझे याद आता है कि लास्ट आपने न्यूज नेशन टीवी की मीडिया में, आप न्यूज नेशन में लास्ट में आपने वहां से रिजाइन करके अपना न्यूज नशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसकी धमक आज उत्तर प्रदेश में तो है ही है। तो ये विचार कैसे आया न्यूज नशा शुरू करने का? देखिए, न्यूज नशा में शुरू करने जा रही हूँ और क्या होगा आगे ये तो ईश्वर ही जानता है, हम तो सिर्फ अपना काम करते हैं। मैं जब स्टार न्यूज मतलब एबीपी न्यूज में थी तो मेरे को वहाँ 10 साल हो गए थे काम करते हुए। तो मैंने सोचा कि एक दिन अचानक मैं बैठी थी और घड़ी की सुई को मैंने देखा वो कितनी बार एक दिन में घूम रही है। तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया कि ये 365 दिन में कितनी बार घूमती है ये सुई, 10 साल में कितनी बार घूमी होगी। अब ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, और मैंने सोचा कि मैं यही हूँ इस चैनल में, एक ही जगह। मैंने बहुत सारी मल्टीपल रिपोर्ट्स की थी, बहुत रिपोर्ट्स की थी। हमारी रिपोर्ट्स ऐसी थी कि जिनको बाकायदा अथॉरिटीज़ ने, मतलब चाहे वो कोर्ट कह लीजिए, अदालत में कह लीजिए, चाहे गवर्नमेंट बॉडीज़ कह लीजिए, सब ने माना और हमारी रिपोर्ट्स पर मोहर लगाई। मतलब अच्छी रिपोर्ट्स हमारी जाती थी, लेकिन फिर ना मुझे कुछ वो लगने लगा अभी और कुछ करना है, खालीपन। मुझे लगा अब ये इतनी बार घूम चुकी है सुई, अभी बार बार तो वही एक नई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म स्टोरी निकाल के मैं कर लूंगी मैक्सिमम, और क्या ही कर जा सकता है। मैंने सोचा कुछ करना है अब। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ से रिजाइन करूंगी, फिर मैं एक दूसरे चैनल में जाऊंगी और मैं सीनियर पोजीशन पर जाऊंगी, उस लेवल पर जहां पर चैनल में डिसीजन मेकिंग में मैं शामिल हो सकूं। फिर मैं वहां सीखूंगी, फिर मैं कुछ और करूंगी, क्या मुझे पता नहीं। ऐसा सोच के, मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, ऐसा सोच के मैंने वहां रेजिग्नेशन के लिए डॉक्यूमेंट डाल दिए। दूसरी जगह से मुझे ऑफर आ गया था चैनल का, उन्होंने बोला तुरंत ज्वाइन करना है। हालांकि इस चैनल्स को छोड़ते हुए बहुत कम समय था, 3 दिन का, तो मेरे संबंध भी मेरे चैनल वाले नहीं चाहते थे मैं छोड़ के जाऊं, तो खराब भी हुए वो। मतलब ये चीजें होती हैं, क्या करें, अपने जीवन के फैसले लेने होते तो चीजें होती हैं। फिर उसके बाद जब मैंने न्यूज नेशन में मैं गई, वहां भी मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स की, पॉलिटिकल इंटरव्यूज किए, बहुत सारी चीजें की। फिर वहां पर मैंने देखा कि मैंने रियलाइज किया, क्योंकि इसी माइंडसेट से मैं गई थी कि मुझे आगे क्या करना है, कि डिजिटल, यूट्यूब, ये सब चीजें चल रही हैं, अभी एक नई चीज आ रही है। तो हमेशा थोड़ा फॉरवर्ड प्लानिंग की तरफ रहने की आदत थी, तो मुझे लगा कि कुछ करना है अब इसमें। तो वहीं पर मेरे सामने जो टीम बैठती थी चैनल की, मैंने उनको 1-2 वीडियो मेरे बनाने के लिए कहा मेरे स्टाइल से, तो मैं बड़ी खुश हो गई। टीवी में काम किया था, टीवी के अंदर ये होता है कि इतने मिनट का ही वीडियो आपने बनाना है, क्योंकि उसके बाद ऐड चल जाएगा। आपको टीवी चैनल पर, सैटेलाइट चैनल पर, टीवी चैनल पर जब आप स्टोरी करते हैं तो आप करके आते हैं शूट 1 घंटे का, पर वो जाता है कितना, 10 मिनट का, आधे घंटे का शो है, लेकिन फिर भी आपका कितना जाएगा, 18 मिनट का या 15 मिनट का, बस इतना जाएगा, क्योंकि ऐड जाएंगे बाकी सारे। तो आपके कंटेंट के साथ मतलब न्याय नहीं हो पाता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस डिजिटल की चीज को देख के, अरे इसमें तो मैं आधा घंटा बैठ के बोल सकती हूँ, वेल रिसर्च करके बता सकती हूँ। तो मैंने रिसर्च की और मैंने 2 वीडियो बनाए अच्छे उसके ऊपर, बड़ी खुशी मेरे को। मैंने कहा इसमें कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया, मैंने यहाँ से रिजाइन कर दिया। फिर मैंने न्यूज़ नशा शुरू किया। न्यूज़ नशा जब शुरू किया तो मेरी प्लानिंग बिल्कुल क्लियर थी, कहाँ आगे जाना है ये भी क्लियर होने लगा था, मुझे बिल्कुल साफ था। लेकिन हमें कुछ मतलब 1 साल हुआ था काम करते हुए कि कोरोना आ गया। और मतलब जिसे कहते हैं 19 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया था
और ये 6 साल पहले जब मैंने न्यूज नशा शुरू किया और कोरोना जब आया तो मेरे पास प्रेस का कार्ड नहीं था। मेरा पीआईबी कार्ड बनने के लिए गया था, आना था, उसमें लेट था थोड़ा आने में। तो आप सोचिए, कोरोना कवर करना जाना है मुझे, लोगों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म में आप चैनल छोड़ दें, आप न्यूज़पेपर छोड़ दें, बट आपके अंदर की आत्मा पत्रकार की होती है, वो कभी नहीं छोड़ सकती कुछ भी। कुछ कहीं हो रहा है तो आप जरूर चले जाएंगे वो कवर करने, आप उसे छोड़ नहीं सकते। कोरोना में लोग मर रहे हैं, आप अपने घर बैठ जाएंगे। इनजस्टिस तो आपने अपने स्टूडेंट लाइफ से भी बर्दाश्त नहीं किया। आप स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी बड़ी चर्चित थी, दूसरे के झगड़े में कूद जाती थी आप। वो मैं आज भी करती हूँ पता नहीं क्यों करती हूँ, आज भी दूसरे झगड़े में कूद जाती हूँ और मुझे नहीं पता मुझे क्या मिलता है उससे, पर मुझे खुशी ये मिलती है कि मैंने दूसरे की मदद की। जैसे मेरे कॉलेज का आपने जिक्र किया, किसी तो का न्याय हो रहा आपके सामने, उसे देख नहीं पाती। मैं नहीं देख पाती, बिल्कुल नहीं देख पाती, चाहे मेरा लॉस हो जाए, चाहे मुझे नुकसान हो उस बात का, लेकिन मैं नहीं देख पाती हूँ। हुआ ये था कि मेरे कॉलेज में, मतलब छोटी सी उम्र थी मेरी भी, एक लड़की को मैंने देखा बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो वो एक लड़के ने उसे थप्पड़ मारा था और वो बदहवास इधर उधर दौड़ रही थी, प्रिंसिपल के पास जाना है, प्रिंसिपल के पास। मैंने कहा तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना है, मैं लेके चलती हूँ, कैसे तुम्हें किसी ने मारा? मैं तुरंत प्रिंसिपल के पास ले गई। वो लड़की फिर भी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, उसको लगा शायद उस लड़के को 1 मिनट के लिए डरा भी दे कि प्रिंसिपल के पास जा रही हूँ और वो शायद उसे मनाने के लिए आ जाए, लेकिन मैं उसको ले गई प्रिंसिपल रूम में। मैंने कहा चलो प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास गई, प्रिंसिपल को मैंने बोला इसको एक लड़के ने थप्पड़ मारा है। मैं उस लड़के को देखा था, तो उन्होंने बोला आप जानती? मैंने कहा मैं जानती हूँ सर, मैं, आप मेरे साथ भेजिए किसी को। मैं तुरंत पुलिस को फोन किया, मेरे साथ कॉलेज का स्टाफ भेजा। मैंने उस लड़के को, वो कॉलेज से बाहर निकल ही रहा था, मैंने कहा यही लड़का है, उसको पकड़ा और उसको हम पुलिस स्टेशन ले गए। और फिर बाद में पुलिस ने बोला उस लड़की को कि तुम मारो थप्पड़ इसको। मैंने कहा अरे इसने इसको थप्पड़ मारा, ये बेचारी बदहवास है, ये क्या थप्पड़ मारेगी, आप थप्पड़ मारो उसको। तो मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मेरी इतनी जुबान क्यों निकल जाती थी उस वक्त। फिर उन्होंने उसको लाल मुंह कर दिया थप्पड़ मार मार के लड़के का। उसके बाद वो लड़का कभी उस कॉलेज में नहीं दिखा। वो जब मुझे देखता था तो मेरे को डर नहीं लगता था, डर नहीं लगता था। शायद यही वजह थी कि मैंने इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसी ऐसी स्टोरीज की जिसमें, जहां पे वाकई में लोगों के पांव कांप जाएं, पर मैं वो शूट कर लाती थी। और टच वुड अगेन कि मैं कभी फंसी नहीं शूट करके आते हुए, कंप्लीट मुकम्मल करके आती थी अपना काम पूरा कंप्लीट। और उसके बाद अच्छा, फैक्ट्स मेरे पास हमेशा रहते थे, चाहे मुझे कोर्ट में चैलेंज कर दे कोई। कोर्ट में गए मेरे मैटर, लेकिन सामने वाले पे भारी पड़े, मुझ पर नहीं। इसी सिलसिले में मुझे एक घटना और याद आती है। निर्भया कांड को लेकर के आंदोलन चल रहा था और पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी, और आप उस बैरिकेटिंग को तोड़ करके और आप रिपोर्टिंग में के लिए घुस गई थी, और पुलिस वालों ने आपको विजय चौक के पास या प्रेस क्लब मैं वो किस्सा आपको बताती हूँ। दरअसल हुआ ये था कि सुबह से हमारी हालत बहुत खराब थी उस दिन। सुबह से निर्भया वाले केस में, जैसे कि इन्होंने तय कर लिया था सरकार ने, यूपीए सरकार 2 थी तब, कि पूरा वॉश कर देना एरिया। शीला दीक्षित गवर्नमेंट थी, हाँ, क्लीन कर देना है। मतलब स्पेशली ये था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज आल्सो कमिंग ना, दिल्ली आना था उनको। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा एरिया जो था लुटियन, ये इधर का इंडिया गेट के आसपास पूरा वॉश कर दो, मीडिया भीड़ सबको हटा दो, खाली कर दो, हटा दो सबको वहां से। तो पहले सुबह आंसू गैस के गोला गिरा के पांव के पास। तो जब गिरा तो मैं अपने मेरे दिमाग में पूरे दिन से ये चल रहा था, मेरा कैमरामैन शॉट्स ले रहा था, मैं भी शूट कर रही थी, पर वो जब वो शॉट्स ज्यादा लेते हैं उस वक्त हमें, आपको पता है, थोड़ा वक्त मिल भी जाता है इधर उधर देखने का, समझने का, जब वो शूट कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता था कहीं से कुछ भी आके इसको लग सकता है, चोट लग सकती है। तो मैं थोड़ा अलर्ट होके देख रही थी। तो जैसे आंसू गैस का गोला गिरा, मैंने उसे बचाया, मैंने जंप करो, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी आंसू गैस के गोले से कैसे बचना है। आंखों से पूरी तरह से पानी बह रहा था, बुरा हाल था। लेकिन वो क्या था ना, बिल्कुल पांव के पास आके गिरा, तो जैसे हीट निकलती ना उसमें से, तो वो जो भी चीज सामने होगी उसमें छेद कर देगा, बहुत तेजी से निकलता है ना, तो छेद करते मतलब आपको हर्ट होगा, आपको चोट तो लगेगी। तो मैंने जंप करना शुरू कर दिया। मतलब एक ऑटोमेटिकली, जैसे कहते हैं ना, सेंस आपकी अपने आप काम करती है कि अब आपको बचाव कैसे करना है। तो वो मैंने उसको, कैमरामैन को वहां से बचाया, निकाला। फिर पत्थर फेंके जा रहे हैं सर के ऊपर से, लगातार बारिश हो रही है, पत्थर होगी, उसको पकड़ के खींच के मैं साइड में ले गई। मैंने कहा अब रात हो चुकी थी ऐसे बचते बचाते, मैंने कहा सुनो अब मैं नहीं बचा पाऊंगी, ठीक है, अब तुम्हें खुद बचाना है। और अब पुलिस यहाँ पे प्रेस क्लब के पीछे, रेल मंत्रालय जो है, वहां पूरी बटालियन की तरह खड़ी हो गई पुलिस आकर के, बैरिकेडिंग कर दिया था।
पूरी बटालियन की तरह खड़ी हो गई आगे, पूरा का पूरा जिसे कहते हैं ना, पूरी एक वहां पे फौज तैयार की तरह पुलिस तैयार हो चुकी थी। तो हमें लग गया कि ये कुछ मामला अब गड़बड़ है, अब हमारी पिटाई होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ होने जा रहा है यहाँ पे। तो बैरिकेडिंग वगैरह तो हमने कई बार तोड़ ताड़ के स्टोरी की है। उस मोमेंट पर क्या हुआ कि वहां पे एक पत्रकार खड़ी थी, वो अपना लाइव कर रही थी, सब कुछ था, और शूट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था। उस वक्त में रात के टाइम पे आपको याद होगा कि वाटर कैनन से इन्होंने वॉश करना शुरू कर दिया था इंडिया गेट पर। हमें लगातार ऑफिस से फोन आने लगे थे कि अब आप लोग अपने आप को बचाओ, ये बहुत बुरी तरह से बिल्कुल उग्र रूप में आ चुकी है पुलिस, अब किसी को बख्शने नहीं वाली है। तो प्रेस क्लब के पीछे हम लोग खड़े थे। जैसे ये हुआ, मैंने कैमरामैन को बोला, मैंने कहा तुम बस भागना, लेकिन कैमरा को ऑन रखना। कैमरा ऑन था, कैमरा में शॉट आ गया पुलिस ने मारने का, लोगों को उन्होंने मारना शुरू किया वहां पे। मैं फटाफट भाग के इधर मेन गेट पे आई, पुलिस वाले सारे मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, दौड़ के आ रहे थे, सारे मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं गेट पर प्रेस क्लब के दौड़ी। उसी साल मेरे को कुछ दिन पहले ही मुझे, शायद या कुछ महीने पहले मुझे मेंबरशिप मिली थी प्रेस क्लब की। तो जो हमारे गार्ड साहब थे, बहादुर भैया, प्रेस क्लब के गेट पे खड़े होते थे, तो मैंने उनको चिल्ला के बोली, उन्होंने गेट बंद किया हुआ है। मैं बोल रही हूँ मैं मेंबर हूँ, दरवाजा खोलो, पुलिस मेरे पीछे है। तो वो कह रहे हैं दरवाजा नहीं खुलेगा। मैंने दरवाजा खोलो, मैं मेंबर हूँ। तो उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे मेंबर 3-4 बार बोला, क्योंकि मैं नई थी तो उनको चेहरा इतना नहीं पता था। उन्होंने दरवाजा खोला, मैं अंदर घुसी, पुलिस मेरे साथ अंदर घुस गई प्रेस क्लब के अंदर। ये बहुत बड़ी बात थी, इसे नॉर्मल नहीं लिया। हम लोग आ गए थे। हाँ, तो अंदर जाकर के फिर मैंने सबको ये बताया कि पुलिस बाहर है और अंदर आ गई। उसी वक्त मैंने अपने चैनल पर न्यूज ब्रेक की कि प्रेस क्लब के अंदर भी पुलिस घुस गई है मारने के लिए। और इस तरह की जो परिस्थितियां थी, फिर उसके बाद आप सबने काफी इस बात को समझा कि थोड़ा डेयरिंग सिचुएशन हो गई थी वो। फिर अगले दिन काफी मतलब प्रोटेस्ट हुआ मंत्रालय के वहां पे। मंत्रालय में हम लोगों ने बात की, इस बात को उठाया, काफी शिद्दत से उठाया गया। मैं उसमें मैनेजिंग कमेटी में था और उसका विरोध किया आपने तो रिकॉर्ड बनाया मैनेजिंग कमेटी में होने का। हाँ, तो न्यूज नशा अपने मुकाम पर आपने पहुंचाया। फिर न्यूज नशा हमने शुरू किया 6 साल पहले। अब मैं आपको न्यूज नशा के बारे में शॉर्ट में बताती हूँ कि भाई हमने मतलब बहुत चैलेंजेस इसमें ये रहे कि यूट्यूब चैनल आप शुरू करते हैं, बहुत लोग शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल से कितनी कमाई हो जाती है? फिर भी 6 साल पहले तो भीड़ इतनी नहीं थी, आज की तारीख आज होने लगी है, पहले तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले नहीं थी। तो मेरा प्लान था क्लियर कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। कोरोना आ गया, कोरोना ने सब तबाह कर दिया। लेकिन हमने कोरोना के दौरान भी, मेरा स्टाफ को मैं सैलरी नहीं दे पाती थी तो आधी सैलरी कर दी। वो बेचारे सब रुके रहे मेरे साथ, मैंने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया। और उस दौरान हमने बहुत हजारों लोगों की मदद की। उत्तर प्रदेश में एक बच्ची के साथ रेप हो गया था। कोरोना में पुलिस स्टेशन तक जाना ही बड़ा चैलेंज था। उस बच्ची के पिता बहुत परेशान थे, उनका रेप केस हमने दर्ज कराया, FIR, मदद की, सब इस तरह के सोशल कॉज वाली चीजें उन दिनों हम करते रहे। ऐसा नहीं सोचा उन दिनों, सोशल कॉज पे काम किया। फिर उसके बाद हम जब वापस कोरोना से बाहर आने शुरू हुए, फिर मैं धीरे धीरे अपने प्लान्स पे काम किया। अब ये है कि हमने कई ऐसे कॉन्क्लेव्स किए हैं, और न्यूज नशा ऐसा पहला चैनल है, डिजिटल चैनल, जिसने पहली बार डिजिटल कॉन्क्लेव किया। जबकि टीवी चैनल इतने दुनिया भर के इवेंट्स करते हैं, पर उन्होंने भी नहीं किया था जी। हमने पहली बार किया उत्तराखंड में। उत्तराखंड से हमने शुरू किया। उसके बाद हमने मल्टीपल इवेंट्स किए। हमने लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में किया, दिल्ली में किया, कई जगह हमने किए। कई बड़ी नेता जो हैं, बड़े नेता, वो आए, शामिल हुए, उन्होंने अपनी बात कही। अब यहाँ बड़ा एक परिस्थिति हो जाती है, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपका व्यू ही नहीं आएगा आप सरकार के खिलाफ नहीं बोलोगे तो। अब आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है सरकार के खिलाफ बोलने का। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक विचार अपना क्लियर कर दूं। एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके चैनल को प्रो समाजवादी पार्टी या प्रो अखिलेश यादव चैनल का, क्योंकि मैं यादव हूं नहीं, लेकिन आप अगर अपने न्यूज को उठाकर देखें, आप देखिए जो पूरी सीरीज है न्यूज की, आप देखिए, अगर क्लिपिंग्स देखी जाए, बिल्कुल देखिए, तो उसमें योगी सरकार की आलोचना ज्यादा है। योगी सरकार की नहीं आलोचना, सिर्फ मोदी सरकार की भी आलोचना है। मोदी सरकार की भी है। अच्छा, आप एक बात बताइए, पत्रकारिता किसको कहते हैं? आप समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए, संजय जी आप बताइए, पत्रकारिता किसको कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सवाल उठाना पत्रकारिता रही है ना? ये पत्रकारिता दोनों है, दोनों तरफ आपको अच्छी चीजें। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे ना, मैं आपको बताती हूँ, आपसे डिबेट नहीं कर रहा। पत्रकारिता का लंबा करियर है आपका, और मेरा भी 30-32 सालों का करियर है, और वो चीजें तो दिखती हैं।
आप अगर किसी के प्रो हैं या किसी के मतलब अगर सुपारी पत्रकारिता भी कर ले ली। आजकल तो मैं बोलता हूँ ना कि जो लोग केवल जैसे अजित अंजुम हैं या रवीश हैं या इनके जो समकालीन बहुत सारे लोग हैं, वो बस उनका एक ही तरह का एजेंडा मैं देखता हूँ। उनका हो सकता है, लेकिन आप मेरी खबर उठाइए। विरोध है तो सिर्फ विरोधी कर रहे हैं। पत्रकारिता का मतलब अच्छी भी बातें हैं, हाँ, बिल्कुल अच्छी बातें हैं। मोदी सरकार की, योगी सरकार की अच्छी बातें भी, उसको वो नहीं दिखाते। हाँ, तो हमारा वीडियो देखिए, अच्छी चीज में बुराई को ढूंढते हैं। संजय जी, मेरा कल का एक वीडियो आप उठा के देखिए, जिसके अंदर मैंने ये बताया है जगदीप धनखड़ वाले मामले में कि कैसे ये सब हुआ, जो हुआ वही बताया, और ओम बिरला कैसे काम करे, और ये बताया कि कैसे मोदी जी ये चाहते हैं कि उनके सारे मंत्री जब संसद में जवाब दें तो अपना वेल होमवर्क करके आए। अब मैं एक लाइन जैसे ये बोल रही हूं तो लोग कहेंगे अरे ये तो इन्होंने भी पैसे ले लिए, सरकार से पैसे ले लिए, हमने तो किसी से एक चवन्नी नहीं लिया, ना इधर से ना उधर से। हम तो, हमारा मॉडल ही अलग है काम करने का। जिनके कईयों के नाम भी ले रहे होंगे, जिनको आप सोच रहे हैं कि सरकार को दिन रात गालियां देते हैं, आपको अंदाजा है कि उनमें भी कई लोग पेरोल पर हैं। अच्छा, वो भी पैसे ले रहे हैं। देखिए, ये सत्ता है, इसमें साम दाम दंड भेद सब चलता है, और साम दाम दंड भेद में जब आप बात करते हैं राजनीति की, तो राजनीति उसको कहते हैं जब 2014 में मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था तो ओवैसी अपने हैदराबाद में खड़े होकर के कौशल्या के बारे में अपशब्द कहते हैं, राम की माताश्री के बारे में, और उसके बाद जब मोदी जी उस पर रिएक्ट करते हैं तो फिर एकदम से एक धर्म की बात उठती है और मोदी जी का हिंदुत्व वाला चीज सामने निकल के आती है और लोग उससे कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि राम की मां के खिलाफ बोला, और हम भी कनेक्ट करेंगे क्योंकि राम मेरे इष्ट हैं। तो मोदी जी एकदम से सामने आ जाते हैं। तो ओवैसी ने जो बोला, इसकी क्या गारंटी, आज तो वो बी टीम हो गई है बीजेपी की, सभी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए, बी टीम क्या सिर्फ राजनीति में होती है? एक मिनट सुनिएगा, बी टीम क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में होती है, मीडिया में नहीं है बी टीम? आप बताइए। हम तो बता रहे हैं हम तो बता रहे हैं। आप किसे बी टीम मानती हैं? आपने भी कुछ लोगों के नाम लिए होंगे। नहीं, मैंने देखा कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाकर विरोध कर रहा है, और कोई अगर तारीफ कर रहा है तो एक्सट्रीम लेवल पे जाकर कर रहा है। संजय जी, बहुत स्पष्ट बोल रही हूँ मैं। किसी भी सरकार की, एक मिनट, पैसा आदमी को कहीं भी डोला देता है। कोई भी सरकार हो, यूपीए की भी सरकार रही, और देश की बात कर रहा हूं मैं, मोदी की भी सरकार है। ऐसा नहीं है कि मोदी की सरकार ने सब खराबी किया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ खराबी दिखा रहे हैं, हर चीज में खराब दिखा रहे हैं। अगर किसी विदेश यात्रा में, या ऑपरेशन सिंदूर को ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके नहीं, लंदन के साथ टैरिफ वाला फैसला अच्छा है, साइन हुए हैं वो, दैट्स अ गुड डिसीजन। उनके विचार सुन के तो लगता है कि वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, ऐसा लगता है। अगर आप उनके नहीं, वो मैं देखिए, मैं एक बात कह दूं, मेरे वक्तव्य में बता होकर के बात ही नहीं करते। संजय जी, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, वो क्या कर रहे हैं वो उनको जाने। मैं ये जानती हूँ, कोई भी 100% ना सही होता है ना गलत होता है। मोदी जी भी 100% ना तो सही है ना तो गलत है, ना ही राहुल गांधी है, कोई भी नहीं है। मेरा तो कहना यह है कि जर्नलिज्म का अपना एक अलग धर्म होता है। जर्नलिज्म भाई, न इसमें राइटिज्म है ना लेफ्टिज्म, लेकिन जर्नलिज्म अपना एक अलग धर्म है। लेकिन एक बात, सच है उसको बताओ, तेरा सच और मेरा सच नहीं होता। लेकिन अगर आपका वो सच जो देश के लिए कहीं पर ज्यादा खतरा दिखने लगेगा तो आपको उसको ऊंचा बोलना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, आपका अपना नजरिया हो सकता है, वो नजरिया न्यूज नहीं बन जाता। हाँ, ये बात सही है, नजरिया न्यूज नहीं होता, न्यूज अलग है, नजरिया अलग है। तारीख में बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अपने नजरिए को ही न्यूज बना के परोस रहे हैं। आई एग्री विद यू। तो बातचीत का तो सिलसिला, फिर हम, आपकी सोच और आपकी खबर में दिन रात का फर्क है। बिल्कुल, सोच खबर नहीं बन सकती। सच तो एक ही होता है। लेकिन मैं आपको एक बात साफ करते मेरा सच नहीं होता। मैं आपको एक बात साफ करते चलूं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो बदायूं कांड मैंने कवर किया था। अब इस बात को कोई कह दे कि विनीता यादव कवर कर रही थी तो इसलिए बायस्ड होगा। बदायूं कांड जब मैं कवर करने गई थी तो उस वक्त में लोग ये कह रहे थे कि क्योंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जो आरोपी परिवार था वो यादव परिवार था, और मैं पत्रकार यादव थी जो कवर करने के लिए गई थी, तो इसका मतलब मुझे किसी भी हाल में
आलोचना ही करनी थी तो भाई हमने बताई थी, ये बात सच्चाई बताई थी कि भाई कोई देखने नहीं आया पार्टी से इनकी। लेकिन वहीं पर जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया, बिकॉज मैंने इन्वेस्टिगेशन किया जर्नलिज्म में, मैंने इन्वेस्टिगेट किया और मेरी रिपोर्ट को खबर बना के चलाया। ये मेरा नजरिया नहीं था, ये सच था। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी रिपोर्ट को स्टार न्यूज ने चलाया ये अच्छा, ये बताइए, कहकर ठीक कि है। सीबीआई की वो जो परिवार था ना वो दोषी नहीं है, दोषी कहानी कुछ और है। और जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट लगी तो मेरी रिपोर्ट वही थी जो मैंने बताई थी, वो क्लोजर रिपोर्ट थी। और आप ये मेरी चैनल ने खबर चलाई फिर कि हमने जो रिपोर्ट बताई थी वही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट में लगाया। यानी कि मेरे फैक्ट्स, मैंने फैक्ट्स पे काम किया। यानी कि उस परिवार को देखिए, आप जब खबर करने जा रहे हैं ना, आप किसी को रोता हुआ देख रहे हैं, ना वो यादव होता है ना वो मिश्रा जी होता है ना। मैंने क्या कहा कि मैं तो दूसरे की सड़क पे चलते हुए कूद पड़ती हूँ, कोई परेशान होता है तो उसकी जाति पूछ के थोड़ी ना लड़ने चली जाती हो। इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं, तो कोई भी जाति का होगा, कोई भी महिला होगी, किसी भी जाति की हो सकती है। गलत तो गलत है ना, गलत के साथ नहीं खड़े हो सकते आप, और सही के लिए आप जाति धर्म नहीं देख सकते। तो इसके लिए राजनीति से, देखिए, हम पत्रकार या तो पूरा नेता बन जाए, नहीं तो कहीं का नहीं रहता। तो हम पत्रकार हैं अभी। आपने बहुत अच्छी बातचीत की, लगा ही नहीं कि इतना समय बीत गया, और ये बातचीत का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं और इतना अनुभव का खजाना है आपके पास, इतनी लंबी आपकी यात्रा है और इतना संघर्ष है, इतना इसमें रोमांच भी है, और आपने इतनी स्टिंग की और इतनी डेयरिंग तरीके से स्टिंग की। आप मजलूमों के साथ खड़ी रही, जहाँ पर आपने देखा किसी के साथ अनजस्टिस हो रहा है तो आप उनके साथ खड़ी रही। हमारी बहुत बहुत शुभकामना है न्यू नशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, मुझसे मेरे अनुभव साझा किए हैं। थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत कर रही थी टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ही चर्चित ख्यातिलब्ध पत्रकार विनीता यादव जी। हमने इनसे बातचीत की इनके पत्रकारीय जीवन के बारे में, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इनका 25 साल का अनुभव रहा है। बीएजी टेलीफिल्म से शुरू करके इसके पहले उन्होंने दूरदर्शन से शुरुआत की थी, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, और फिर उन्होंने अपना बाद में अभी 6 साल पहले न्यूज़ नशा नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।